गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। आइए सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आगे ब्लड। ठीक है, तो ब्लड किस तरीके से होता है, कैसे होता है, चलो उसे हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाइए सभी बच्चे जल्दी से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न आता है कि ब्लड क्या होता है। कौन बच्चा मुझे बताएगा? अगर मैं आपसे यह पूछूं कि यह बताओ कि ब्लड क्या होता है। अब आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, वो आए बोले भैया भैया दीदी दीदी बताओ कि जो रक्त है, रुधिर है, या जिससे आप कहते हो खून, ठीक है, तो यह क्या है? ठीक है, क्या होता है? तो क्या करोगे? उसको पहले गिरा गिरा के मारोगे, फिर उसका खून निकाल दोगे, फिर कहोगे कि ये खून है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता ना। आप उसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर देते हो। ठीक है, तो ब्लड की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो ब्लड क्या होता है, तो सबसे पहले तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ब्लड क्या होता है। तो आंसर आपको करना है कि ब्लड की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो ब्लड क्या होता है? यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है बेटा? यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, क्लियर है? अब हाँ, हाथ काट के दिखा देंगे उसका। बहुत बढ़िया, मुझे पता ही था ऐसे ही कुछ बच्चा होगा एक दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई इसको हम तरल संयोजी ऊतक क्यों कह रहे हैं, ऊतक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब कभी भी हम ऊतक यानी कि किसी भी टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में आता है कि कुछ सॉलिड सा कुछ होगा, कठोर ठोस सा कुछ भाग होगा, है ना, ऐसा हमारे मन में आता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर कि यह कैसा होता है, एक ऊतक होता है और कैसा होगा, तरल यह होता है। तो अगर आप ब्लड के बारे में बात करते हैं तो ब्लड कैसा होता है यहाँ पे? तरल यह होता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ऊतक की अगर आप बात करो तो ऊतक की जो डेफिनेशन होती है वह क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह। ठीक है, तो आप सभी को यह बात पता है कि जब कभी भी हम टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह। ठीक है, तो अगर आप अपने ब्लड को देखो तो ब्लड में आपको 3 तरह की कोशिकाएं दिखेंगी। कितनी तरह की? 3 तरह की कोशिकाएं दिखेंगी। जैसे आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी जिसे हम सभी श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, और साथ में फिर आपका आ जाता है यहाँ पर प्लेटलेट्स। तो ऐसे अगर आप देखो तो 3 अलग अलग तरह की कोशिकाएं आपको दिखाई देती हैं, और इन सभी तरह की कोशिकाओं से मिलकर के ही हमारे ब्लड का यहाँ पर निर्माण होता है। और इसी वजह से जो हमारा ब्लड होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक उसे हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो बेटा पहले समझ लो फिर इसको नोट करना। ठीक है, पहले समझ लो। ठीक है बच्चा, चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है कि इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो विकास है वह किससे हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो विकास है वह किससे हुआ था। तो आंसर आपको करना है मीजोडर्म से हुआ था। किससे हुआ था? मीजोडर्म से हुआ था। अब आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मीजोडर्म आखिर होता क्या है। क्योंकि जब हम कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे और उसमें जब मैं आपको बोन्स यानी कि जो हड्डियां होती हैं और साथ में कार्टिलेज जिसको हम सभी उपास्थि के नाम से जानते हैं, जब पढ़ा रही थी बार बार तो ये शब्द बहुत आ रहा था, मीजोडर्म मीजोडर्म मीजोडर्म। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिर ये मीजोडर्म है क्या। ठीक है, तो चलो अब मीजोडर्म के बारे में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मेसोडर्म के बारे में किस तरह से समझना है, चलो मैं बताती हूँ। अब जैसे पहले नंबर पर जब हम अपने माता के गर्भ में होते हैं, जब हम अपने माता के गर्भ में होते हैं, ठीक है, अब जैसे कि हमारी मम्मी जब हमें पैदा करने वाली थी उससे पहले हम एक भ्रूण थे। क्या थे? एक भ्रूण थे, एक एम्ब्रियो में थे, और माता के यूट्रस में थे, गर्भाशय में हम लोग थे, है ना। और
सबसे पहले जब हम भ्रूण के बारे में बात करते हैं तो भ्रूण में आप देखेंगे कि छोटे छोटे हमारे सभी तरह के अंग बनने शुरू होते हैं। पर अंग कैसे बने, कौन सी कोशिकाएं कौन सा अंग यहाँ पर बनाएंगी, चलो इसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि सबसे पहले जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं उससे भी पहले हमारे अंदर 3 तरह की लेयर बनती है, 3 तरह की परत बनती है, 3 तरह की लेयर बनती है, 3 तरह की परत यहाँ पर बनती है। ठीक है, और ये जो 3 तरह की लेयर होती है, ये जो 3 तरह की जो परत होती है, इसका क्या यहाँ पर नाम होता है? तो पहला का नाम होता है एंडोडर्म, दूसरे का नाम होता है मीजोडर्म और तीसरे का नाम होता है एक्टोडर्म। हिंदी में कोई अलग से नाम नहीं है, हिंदी में भी यही कहा जाता है। पहला होता है एंडोडर्म, दूसरा होता है मीजोडर्म और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या देखोगे कि जब हम पैदा हो रहे होते हैं तो पैदा होने से पहले ही हमारे अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और जब हमारे अंगों का निर्माण होना शुरू होता है उससे पहले भी 3 लेयर, 3 परत हमारे शरीर में यहाँ पर बनती है। अब हमारे शरीर में जो 3 यह परत बनती है उसी के अनुसार हम सभी किस नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं? हम सभी कहलाए जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या कहलाए जाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और हिंदी में इसे हम कहते हैं त्रिपरतीय जीव हम कहलाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 परत होती हैं यह सबसे पहले बनती है और इसी परत की वजह से हम आगे देखेंगे कि हमारे सभी अंगों का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि भाई एंडोडर्म से क्या बनता है, मीजोडर्म से क्या बनता है और एक्टोडर्म से यहाँ पर क्या बनता है। अब इसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पर किससे? एंडोडर्म से, दूसरे नंबर पर मीजोडर्म से और तीसरे नंबर पर एक्टोडर्म से। ठीक है, मैम हैप्पी छठ पूजा। अच्छा, सभी बच्चों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मैम, आपको ठंडी लग गई है? अच्छा, हाँ लग तो गई है भयंकर वाली। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझेंगे एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म से क्या क्या यहाँ पर बनता है। तो सबसे पहले एंडोडर्म की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एंडोडर्म से क्या बनेगा, तो आपको आंसर करना है कि जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो भी हमारे आंतरिक अंग होते हैं, तो जो भी हमारे आंतरिक अंग होते हैं उन सभी का निर्माण किससे होता है? एंडोडर्म से यहाँ पर होता है। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं यहाँ पर कि ऐसे कौन कौन से आंतरिक अंग हो सकते हैं। आंतरिक अंग होने का मतलब है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग होंगे उनको हम आंतरिक अंग यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपनी स्किन यानी त्वचा के बारे में, अगर हम बात करते हैं अपने ब्रेन यानी मस्तिष्क के बारे में, और अगर हम सभी बात करते हैं यहाँ पर अपनी किडनी के बारे में, जिसको हम सभी वृक्क के नाम से जानते हैं या गुर्दा भी कहते हैं, ये किससे बनते हैं? एक्टोडर्म से बनते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप सभी के सभी की बात कर रहे हो, जैसे अगर आप त्वचा के बारे में बात करते हो, मस्तिष्क के बारे में बात करते हो, वृक्क यानी कि किडनी के बारे में बात करते हो, तो ये आपके एक्टोडर्म से बनते हैं। और आपके किडनी और ब्रेन को छोड़ करके जितने भी आपके आंतरिक अंग हैं आपके शरीर के अंदर जो पाए जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो सभी किससे बनते हैं? तो आंसर करना एंडोडर्म से यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, थैंक यू राहुल, सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है बेटा, परेशान मत हो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मीजोडर्म। मीजोडर्म की अगर हम बात करो तो मीजोडर्म से क्या क्या यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बनती हैं। सबसे पहले बनता है
रेड बोन मैरो, जिसे हम सभी कहते हैं लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, इसके अलावा हमारा ब्लड, रक्त, ठीक है, हमारा रक्त और हमारा बोन्स मतलब हमारी अस्थि, हमारा कार्टिलेज यानी हमारी उपास्थि। ठीक है, और क्या बनेगा, हमारा ब्लड वेसल यानी हमारी रक्त नलिकाएं, और क्या, हमारा हार्ट, हमारा हृदय। ठीक है, तो इन सभी की अगर आप बात करें तो ये सभी किससे बन रहे हैं, यहाँ पर मीजोडर्म से बन रहे हैं। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। पल्लवी, क्लास अगर नहीं चल रहा है तो रिफ्रेश कर लो बेटा एक बार, घबराओ नहीं, परेशान मत हो। ठीक है, परेशान मत हो। चलो, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम जन्म लेते हैं उससे पहले जब हम भ्रूणी अवस्था में होते हैं तो सबसे पहले 3 लेयर यहाँ पर बनती है। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म की अगर आप बात करें तो जितने भी हमारे आंतरिक अंग हैं, मस्तिष्क और हमारा जो वृक्क है उसको छोड़ के बाकी सभी एंडोडर्म से बनते हैं। मेसोडर्म की अगर हम बात करें तो लाल अस्थि मज्जा, रक्त, अस्थि, उपास्थि, रक्त नलिकाएं, हृदय, ये सभी हमारे मेसोडर्म से बनते हैं। और एक्टोडर्म से हमारा क्या बनता है, त्वचा, मस्तिष्क और किडनी यहाँ पर बनती है। ठीक है, क्लियर है? ओके बच्चों, चलो तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर चलते हैं। तो हमें यह पता चल गया कि जो हमारी रक्त नलिकाएं हैं, रक्त है, ये सभी किससे बन रहा है, मेसोडर्म से यहाँ पर बन रहा है। तो बस वही चीज मैंने यहाँ पे लिखवाई है कि जब हम रक्त की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो रक्त की जो उत्पत्ति है वह किससे होती है, मेसोडर्म से यहाँ पर होती है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर अमाउंट के बारे में बात करते हैं कि भाई हमारे शरीर में कितना अमाउंट होता है, हमारे शरीर में कितना अमाउंट रक्त का होता है, कितनी मात्रा में हमारे शरीर में रक्त यहाँ पर होती है, तो आंसर आपको करना है कि 5 से 5.5 या 6 लीटर तक हमारे शरीर में रक्त आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। लेकिन अगर स्पेशली वो पूछे कि भाई फीमेल में, स्त्रियों में रक्त की मात्रा कितनी होती है, देखो ध्यान देना, अगर वो नॉर्मली प्रश्न यहाँ पर पूछता है, नॉर्मली क्या कि यह बताइए कि भाई मात्रा कितनी होती है, ठीक है, मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 5.5 और लगभग 6 लीटर। लेकिन अगर वो स्पेशली आपसे प्रश्न पूछता है कि स्त्रियों में कितना होता है, तब आपको आंसर करना है कि 4 से 4.5 लीटर तक, 4 से 4.5 लीटर तक जो स्त्रियां हैं उनमें आपको रक्त देखने के लिए मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि शरीर में रक्त का औसतन प्रतिशत कितना होता है। अगर मान लो भार के हिसाब से आप देख रहे हो, किसके हिसाब से, वेट के आधार पर, वेट के आधार पर यानी भार के आधार पर। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि भाई आप जितने भी किलो के हो, 40 किलो के हो, 50 किलो के हो, 60 किलो के हो, 70 किलो के हो, जितने भी किलो के आप हो, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके शरीर के भार का कितना प्रतिशत भाग ब्लड का होता है, तो आंसर करना लगभग 7 से 8%। ठीक है, कितना, 7 to 8% यहाँ पर आपका ब्लड का वेट आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए लिखिए फटाफट से, जल्दी से नोट करिए। मैम बोन मैरो क्या होता है, अभी बताऊंगी सौरभ, अभी बताऊंगी। अभी आरबीसी पैदा होंगी, आरबीसी का जन्म होगा तो बोन मैरो से होगा, अभी समझाऊंगी मैं सारा। ठीक है, चलो तो क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कर लिया नोट सभी ने यहाँ तक? ओके, तो हमने क्या देखा कि जो भी हमारा खून है वह एक तरल संयोजी ऊतक है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरे नंबर पर इसकी जो उत्पत्ति होती है मेसोडर्म से होती है। नॉर्मल इसके अमाउंट की अगर हम बात करें तो 5 से 5.5 या लगभग आप देख सकते हो 6 लीटर तक यह होता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्त्रियों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो स्त्रियों में 4 से 4.5 लीटर होता है।
और एवरेज परसेंट अगर आप ब्लड का वेट के अनुसार देखें तो कितना होना चाहिए, 7 से 8%। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, पीएच के बारे में। बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पीएच के ऊपर प्रश्न पूछता है कि ब्लड का जो पीएच होता है वह कितना होता है। तो आंसर करना 7.2 से लेकर के 7.4 तक होता है। लेकिन अगर आप 7.4 लिखेंगे तो सबसे बेस्ट आंसर इसका 7.4 यहाँ पर होता है। अच्छा, सभी बच्चे मुझे एक बार जल्दी से पीएच की फुल फॉर्म बताओ। सभी बच्चे मुझे एक बार जल्दी से पीएच की फुल फॉर्म बताओ। चलो फटाफट से पीएच की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। क्या बात है, मुझे पता था कुछ बच्चे गड़बड़ करेंगे यहाँ पर। बेटा पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होती है पीएच की फुल फॉर्म? तो इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं ना पावर ऑफ हाइड्रोजन, गलत, का पावर नहीं, क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वह क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि रक्त का जो पीएच होता है वह कितना होता है, 7.2 से लेके 7.4 तक होता है। लेकिन जो सही सबसे बेस्ट आंसर है वह क्या है, 7.4। तो अगर ऑप्शन में दोनों साथ में दिए हैं तो अच्छी चीज है, लेकिन अलग अलग दिया है तो हम किसको प्राथमिकता देंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, 7.4 को यहाँ पर देंगे। ठीक है, लास्ट, यह थोड़ा सा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। यह थोड़ा सा कैसा होता है, अल्कलीन होता है, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जब हम पीएच स्केल को देखते हैं बेटा, तो जो 7 होता है वह क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तटस्थ होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, और अगर हम 7 से फिर 6 मतलब ऊपर की तरफ चलेंगे, 1 0, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, एसिडिक दिखाई देगा, यानी कि अम्लीय दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, अम्लीय दिखाई देता है। ठीक है, और अगर हम सभी 7 से नीचे 14 की तरफ चलेंगे तो हमें यहाँ कैसा दिखाई देगा, अल्कलीन दिखाई देता है, या जिसको आप कह सकते हो बेस दिखाई देता है, क्षारीय दिखाई देता है ना। तो 7 से थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, 7 से कितना है, 7.2 7.4, तो लेकिन ये कैसा है, हल्का सा अल्कलीन होता है, हल्का सा या क्षारीय होता है, और इसी वजह से इसको बफर सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन भी इसे हम सभी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया कि जो 7 के आसपास का है, थोड़ा सा क्षारीय है, और आपके शरीर में एसिड और बेस दोनों को नियंत्रित भी कर रहा है। आपके शरीर में क्या कर रहा है, वह एसिड और बेस दोनों को वह नियंत्रित भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है। तो इसी वजह से ब्लड की अगर आप बात करते हो बेटा, तो ब्लड को हम सभी बफर सॉल्यूशन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, डन, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होगा, 7.4। ठीक है, नेक्स्ट, यह बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है और हल्का सा क्षारीय होता है, हल्का सा यह स्लाइटली सा अल्कलीन यह होता है। ठीक है बच्चा, समझ आ गया यहाँ तक सभी को, है ना? ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो भी हमारा रक्त होता है यह किन कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे घटक हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिल करके यह बना हुआ होता है। ठीक है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस मैम। अच्छा, सभी को बर्थडे का इंतजार है? हाँ बच्चों, आने वाला है, 20 तारीख को है। ठीक है, अच्छा सभी बच्चों को मैं बता दूं बेटा कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपके यूट्यूब पे क्लास चलेगी 11 बजे, और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आपकी एप्लीकेशन में क्लास चला करेगी। ठीक है, तो आप 3 दिन प्रैक्टिस सेशन कर लेना मेरे साथ, और 3 दिन थ्योरी यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ओके बच्चा, चलो। हाँ, 20 तारीख को है जन्मदिन। ठीक है, चलो हो गया, यहाँ तक सभी ने पढ़ लिया, आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने रक्त के बारे में। जब हम यहाँ पर अपने रक्त के बारे में बात करते हैं तो पहले इसको समझ लो, फिर अपनी कॉपी में नोट करना। ठीक है, देखो बेटा, रक्त की अगर आप बात करते हो तो रक्त को हम देखें तो उसमें 2 तरह के घटक हमको दिखाई देते हैं, 2 तरह के कंपोनेंट हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, 2 तरह की चीजों से मिलकर के हमारा क्या बनता है, यहाँ पर ब्लड यहाँ पर बनता है।
ठीक है। अब जब दो तरह से ब्लड यहाँ पे बनता है तो दो चीजें हमको यहाँ पर सबसे पहले देखने के लिए मिलती है। पहले नंबर पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, प्लाज्मा। क्या देखने के लिए मिलता है, प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा होता है उसको हम सभी कई बार मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, पर प्लाज्मा, ठीक है। और प्लाज्मा की अगर आप बात करो तो प्लाज्मा जो होता है वह रक्त का लिक्विड वाला भाग बनाता है, तरल वाला भाग यह बनाता है, ठीक है। तरल वाला भाग प्लाज्मा यहाँ पर बनाता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं कि रक्त में कुछ ठोस वाला भाग भी हमें देखने के लिए मिलता है, कुछ ठोस वाला भाग भी हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो ठोस वाला भाग हमें देखने के लिए मिलता है उसे हम सभी कहते हैं रक्त कणिकाएं, यानी कि ब्लड कार्पियोस्कल्स। क्या कहा जाता है इसको यहाँ पर, ब्लड कार्पियोस्कल्स यहाँ पर कहा जाता है। ठोस वाला भाग यह यहाँ पर बनाता है। तो अगर आप सभी ब्लड के बारे में बात करते हैं तो ब्लड में लगभग 55% मतलब 55% आपको प्लाज्मा दिखाई देगा, ठीक है। प्लाज्मा शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एग्जाम्स में। और ब्लड में 45% तक हमें रक्त कणिकाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। रक्त कणिकाओं की अगर आप बात करें तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। क्या क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम सभी लाल रक्त कणिकाएं और इंग्लिश में रेड ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम सभी श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स को हम प्लेटलेट्स ही कहते हैं, ठीक है। इनका साइंटिफिक नाम भी होता है, जैसे कई बार पूछा जाता है कि आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम क्या है। तो आंसर करना कि लाल रक्त कणिकाओं की अगर हम बात करें तो इन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो इसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और अगर हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो इसे हम सभी थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोटबुक पे उतारिए, फटाफट से लिखिए इसे, जब तक मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। मैम यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, बेटा डिफेंस बाय खान ग्लोबल स्टडीज, ठीक है। ये आपके डिफेंस चैनल बना है यूट्यूब पे, जिसपे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आप लोगों की बायोलॉजी की मैं प्रैक्टिस सेशन करवाया करूंगी, ओके, ठीक है। मैम डेली पीडीएफ नहीं मिलती है प्लीज। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो खुद तुरंत करवाती हूँ। चलो मैं देखती हूँ, अगर किसी में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मैम प्रैक्टिस क्लास अटेंड करना जरूरी है क्या एग्जाम के लिए, हाँ बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। चलिए मैम एप्लीकेशन में भी होती है बेटा, कोई बात नहीं, अगर आपका मन हो ना तो आप एप्लीकेशन में पढ़ लो, और मन हो तो यूट्यूब पे पढ़ लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान मत हो, ठीक है, परेशान मत हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप पढ़ सकते हो। मैम अपनी आईडी पासवर्ड किसी को दे सकते हैं क्या, वैसे तो आप लोग शेयर ही करते ही हो अपने दोस्तों यारों से लेकिन जिसको नहीं जानते उनसे बिल्कुल भी आप शेयर मत करिए, और शेयर ना करें तो ही बेहतर रहेगा, है ना। चलो हो गया, सभी ने नोट कर लिया यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर ब्लड के बारे में बात करते हैं तो ब्लड को हमने दो तरीके से बांटा, प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं के बीच में। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, ठीक है। और फिर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा क्या नाम है, इरिथ्रोसाइट्स। श्वेत रक्त कोशिकाओं का दूसरा क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स। और क्या पूछेगा, प्लेटलेट्स की अगर आप बात करते हो तो उनका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। चलो अब एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है, कैसे होता है। अच्छा कभी कभी ऐसा हुआ है ना कि जैसे हम जा रहे हैं, हमें चोट लग गई, चोट लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, खून का थक्का जम जाता है, एक पपड़ी सी यहाँ पर बन जाती है ना। और फिर क्या करते हैं हम लोग, जैसे छोटा अगर या फिर आपका घाव है वो ठीक हो रहा होता है, तो आप क्या करते हो कि जैसे मैम आपको पढ़ा रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और आप क्या करोगे, आपका हाथ वहीं जाएगा और आप उसको क्या करोगे, ईचिंग करोगे, नोचते हो थोड़ा थोड़ा सा, है ना। बड़ा मजा सा आता है, गेम सा लगता है। फिर थोड़ा सा उसमें से खून आने लगता है, फिर क्या करते हो, ऐसे लेके ले, है ना, थूक वूक लगा देते हो अपना, या फिर क्या करते हो, कागज चिपका देते हो, अखबार चिपका देते हो, ऐसे तक करके दबा के रखते हो, है ना। तो उससे आप क्या देखते हो कि खून जो है आपका वह रुक जाता है, ठीक है।
और फिर एक वहां पे पपड़ी सी बन जाती है, ब्लड क्लॉटिंग फिर से वहां पे हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर क्या करते हो यहाँ पर, फिर ये ऋषभ कह रहे हैं कि मैम छुट्टी कब होगा। भाई किस चीज की छुट्टी चाहिए तुझे, दिवाली की इतनी छुट्टी हो गई फिर भी छुट्टी दे दो मैम, पता नहीं क्या हो बच्चों, है ना। हाँ अच्छा चलो, हाँ जो हम पढ़ाई कर रहे थे। फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर क्या होता है यहाँ पर कि फिर से आप यही चीज करते रहते हो बार 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 बार, है ना। फिर आगे हम यहाँ पर बात करते हैं आगे कि एक टाइम ऐसा आता है कि खून निकलना बंद हो जाता है और एक पीले कलर का एक तरल सा पदार्थ यहाँ पर निकलना शुरू हो जाता है, पीले कलर का तरल सा पदार्थ, ठीक है। और जब पीले कलर का ये जो तरल सा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है, यही क्या है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, यही क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो चलो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि प्लाज्मा क्या है, किस तरीके का यह होता है। प्लाज्मा हमारे ब्लड का तरल भाग होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। दूसरे नंबर पर यह हमारे ब्लड का लगभग 55% भाग बनाता है। कितना, 55% भाग यह हमारे ब्लड का यहाँ पर बनाता है। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा मवाद निकलता है, नहीं बेटा, मवाद अलग चीज है। मवाद होता है जब आपका कोई भी फोड़ा या घाव सड़ जाता है, तब मवाद निकलता है, ठीक है, मवाद नहीं। प्लाज्मा और मवाद में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। ये हमारे ब्लड का तरल भाग होता है, 55% भाग हमारा प्लाज्मा से ही बनता है। ये कैसा होता है, पेल येलो, हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है ये, हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होगा, हल्के पीले रंग का यह होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ओके, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अरे ये सौरभ और सौरभ क्या हो गया, इनका अलग वार्तालाप चल रहा है। अरे बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, तो यह पेल येलो कलर, हल्के पीले रंग का होता है, या फिर आप इसे कह सकते हो कि यह स्ट्रॉ कलर यानी कि भूसे के रंग का होता है। तो मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो कैसे समझाती हूँ, जो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है उसी कलर का होता है। बच्चे कहते हैं हाँ हमें समझ आ गया, फिर मैं कहती हूँ कि हाँ तभी तो कहती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ठीक है। चलो तो मजाक वाली बात है ये। तो भूसे के रंग की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, तो भूसा का जो रंग होता है वह कैसा होता है, तो आंसर आपको करना है कि भूसे का रंग हल्का पीले रंग का होता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही कलर आपको प्लाज्मा का दिखाई देता है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स, बहुत सारे अलग अलग यौगिक दिखाई देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट दिखाई देगा, अलग अलग तरह की गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब तरह की गैसेस आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के मिनरल्स यानी कि लवण भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको जल बहुत ज्यादा दिखाई देता है, जल का प्रतिशत बहुत ज्यादा दिखाई देता है। लगभग 91 से लेकर के 92% तक आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पर जल का भाग यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स भी आपको दिखाई देते हैं, और प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो जो 3 प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं। पहला प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, दूसरा होता है एल्ब्यूमिन, और तीसरा होता है ग्लोब्यूलिन। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि यह बताओ कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है वह क्या है, कहाँ पर मिलता है, कैसा होता है, तो आंसर बताना कि फाइब्रिनोजन नाम का जो प्रोटीन होता है वो यकृत में बनता है। कहाँ पर बनता है, लीवर में बनता है। लेकिन वो पाया कहाँ पर जाता है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो फाइब्रिनोजन होता है उसका काम क्या होता है। तो जब प्लेटलेट्स की आप बात करते हो, तो जो प्लेटलेट्स होता है वह खून का थक्का जमाने में मदद करता है। क्या करता है, खून का थक्का जमाने में यहाँ पे मदद करता है, ठीक है। तो खून का थक्का जमाने में मदद करता है, तो उसका सहयोगी कौन है, तो उसका सहयोगी कौन होता है, तो आंसर करना है कि उसका सहयोगी फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन ही यहाँ पर होता है। तो फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। नेक्स्ट आपका आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है, आपके ब्लड में ऑस्मोटिक दबाव बनाता है, और जो ग्लोबुलिन होता है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यहाँ पर बढ़ाता है। तो चलो इसको नोट करो फटाफट से जब तक मैं आपके कमेंट पढ़ूं। हैप्पी बर्थडे मैम एडवांस में, परसों के लिए बेटा, परसों है बर्थडे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सभी को। चलो हो गया, हो गया, ठीक है। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू बच्चों।
सौरभ क्या कह रहे हो? आई हैव डोनेटेड प्लेटलेट्स ट्वाइस। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है सौरभ, ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो बेटा। चलिए, ओके, ठीक है मैम। प्रीवियस क्लास का डाउट भी है हमारा। हाँ ठीक है, एक दिन डाउट सेशन में आप लोगों का रखूंगी, ठीक है। डाउट सेशन भी मैं आप लोगों का रखूंगी, ठीक है। चलो, ओके बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया, पहले नंबर पर कि जो प्लाज्मा होता है वो तरल भाग बनाता है, ब्लड का 55% भाग होता है, हल्के पीले रंग का होता है और भूसे के कलर का होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, गैसेस, लवण, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है कि जल की मात्रा कितनी होती है, 91 से लेके 92% तक यहाँ पर होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है कि प्लाज्मा में जब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन हमको कई तरह के दिखाई देते हैं, जिसमें 3 तरह के प्रोटीन यहाँ पर मुख्य है। पहला होता है फाइब्रिनोजन, दूसरा है एल्ब्यूमिन, तीसरा है ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वह खून का थक्का जमाने में हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। और जो एल्ब्यूमिन होता है वो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है। और जो ग्लोब्यूलिन होता है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यहाँ पर बढ़ाता है, ठीक है। तो ये किसके बारे में जानकारी थी, यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में जानकारी थी, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक शब्द के बारे में मैं आप लोगों को और समझाऊंगी, और ये जो शब्द है हमारा, इसे हम कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं यहाँ पर? सीरम। क्या कहेंगे? सीरम, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा बड़ा परेशान है, नोरुतो उजामाकी, ये कैसा नाम है भैया? ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है जिसने बड़ा बहुत ही विचित्र अपना नाम रखा है और कह रहा है बार बार, मैम आपकी शादी हुई है। बेटा देखो, दो बातें, पहली चीज, क्या ये क्वेश्चन आएगा, क्या तुम्हारी मैडम मिस यूनिवर्स है जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि हम बताओ अमृता मैम की शादी हुई है या नहीं हुई है? हाँ, क्या पूछेगा ये? अच्छा, एनिम करेक्टर नेम है, ओके, थैंक यू सौरभ। कार्टून का नाम अच्छा ठीक है। तो पहले ये बताओ कि ये क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में? लेकिन तुम इतनी उत्सुकता दिखा रहे हो तो मैं बता दूं कि हाँ भैया, शादी हुई है हमारी, ठीक है। चलो, अच्छा जापानीज नाम है, अच्छा तुम लोग को सब पता है ना। चलो ठीक है, तो हो गया, संतुष्टि मिल गई उजामाकी, ठीक है, ओके। चलो, हमको तो भाई डोरेमन और नोबिता यही नाम पता है क्योंकि हमारे टाइम पे यही कार्टून्स चलते थे। अब तो मतलब एडवांस चल रहा है सब, चलो ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में? सीरम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सीरम के बारे में। अच्छा, आजकल ना सीरम की अगर आप बात करते हो तो सीरम बहुत ज्यादा शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अच्छा अंकिता, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पर ठीक है, अब रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम यहाँ पर मैम प्रोटीन का फंक्शन नहीं समझ आया, एक बार फिर से बता दो। अच्छा ठीक है आशीष, बता रहे हैं, रुको। हाँ, सिंस चैन का भी नाम सुना है, हमारे टाइम पे चलता था सिंस चैन, तो हम छोटे थे। चलो ठीक है, अब ओके रिलैक्स। अब हम बात करते हैं, एक बच्चे ने पूछा कि प्रोटीन के बारे में फिर से बता दीजिए। देखो बेटा, जब हम प्लाज्मा को देखते हैं, अपने रक्त को देखते हैं, रक्त में प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर प्लाज्मा होता है ना, उसकी अगर आप बात करो तो प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन आपको दिखाई देते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो 3 प्रोटीन ये है, पहले नंबर पर है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन की अगर आप बात करते हो तो यह, जैसे प्लेटलेट्स के बारे में आपने सुना ही होगा कि जो प्लेटलेट्स होता है वह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। तो वैसे ही जो फाइब्रिनोजन होता है वह रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स की हेल्प करता है, सहायता करता है। आफ्ताब क्या कह रहे हो, फाइब्रिनोजन कहाँ पाया जाता है? बेटा क्या पढ़ रहे हैं हम? प्लाज्मा। तो जो फाइब्रिनोजन है वो कहाँ पर पाया जाएगा? प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा में पाया जाता है। बनता कहाँ पर है? बनता है यकृत में। बनता कहाँ पर है? यकृत में। लेकिन पाया कहाँ पर जाता है? तो आंसर करना कि प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंडे में भी पाया जाता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे प्लाज्मा में भी पाया जाता है। और वह क्या करेगा? ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखता है कि ब्लड किस दिशा में जाएगा, ठीक है, ब्लड किस दिशा में जाएगा, ठीक। और फिर आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की अगर हम बात करें तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
यानी अगर आप इसके बारे में बात करो तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी को यहाँ पर बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके बच्चों। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चे का बर्थडे है आज, भाई सूर्या का बर्थडे है, सभी विश कर दो उसे। सूर्या हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलो, अब एक शब्द के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, सीरम के बारे में। ठीक है, अब सीरम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है संगीता, ओके बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीरम के बारे में। आजकल जो सीरम शब्द है ना, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक बच्चे ने कहा कि हाँ, चेहरे में लगाने वाला सीरम, है ना? बहुत ज्यादा ऐड आता है आजकल, बालों में लगाने वाला सीरम, कि कुछ भी लगा लो, बाल एकदम कैसे हो जाएंगे, लहराते हुए चलो, है ना? चेहरा एकदम कैसा हो जाएगा, शीशे की तरह चमकदार हो जाएगा, है ना? सीरम बहुत ज्यादा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। पर यहाँ पे जो सीरम हम शब्द यूज करेंगे, ये सीरम क्या है? ये है आपका क्या, तो समझो। अब जैसे हमने प्लाज्मा को देखा, हमने क्या देखा यहाँ पे? प्लाज्मा को देखा, प्लाज्मा हमें समझ आ गया, प्लाज्मा को हमने देखा। अब जो भी यहाँ पर प्लाज्मा होता है, उसमें से अगर हम थक्का जमाने वाले सभी कारक को हटा दें, थक्का जमाने वाले सभी कारक को अगर हम हटा दें, तो जो बचा हुआ पदार्थ होता है, जो बचा हुआ पदार्थ होता है, उसी को हम सभी क्या कहते हैं? सीरम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्लाज्मा से जब हम सभी प्रकार के थक्का जमाने वाले कारकों को हटा देते हैं, तो जो शेष बचा हुआ भाग होता है, उसी को ही हम सभी सीरम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, सीरम के नाम से इसी को हम यहाँ पर जानते हैं। अच्छा, कोई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अच्छा, बाकी बच्चे इसे नोट करो बेटा। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट है, पर फिर भी मैं आपको हल्का सा समझा देती हूँ। जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमेशा लिक्विड के ऊपर लगता है। लिक्विड जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर लगाता है। ठीक है, इसके लिए हमेशा हमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, जैसे मान लो कि कोई हमारे पास एक झिल्ली है, कोई एक हमारे पास यहाँ पर मेम्ब्रेन है, और कोई भी तरल पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, पर किसके माध्यम से पहुंचेगा वो? तो आंसर करना कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कोई भी लिक्विड या कोई भी तरल पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर पहुंचता है, पर किसके माध्यम से? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से। तो उस प्रक्रिया को हम सभी ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ऑस्मोटिक दबाव कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। चलो, थैंक यू बच्चों। मनीष, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे चल रहा है आज तो। ठीक है, धन्यवाद सभी बच्चों को। चलिए ठीक है, हो गया बच्चा, समझ आ गया? चलो आगे बढ़े। तो ये जो हमारा प्लाज्मा था, ये हमारा पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा प्लाज्मा है वह पूरा खत्म। तो प्लाज्मा में हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली हैं, और अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? ब्लड कार्प्यूस्कल्स, यानी कि रक्त कणिकाओं के बारे में। तो रक्त कणिका कितनी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा कौन सी रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, और सबसे कम रक्त कणिकाएं कौन सी होती हैं? और फिर आपसे यह भी पूछा जाता है कि उनका जो अनुपात होता है, उनका जो रेशो होता है ब्लड में, वो भी आप हमें यहाँ पर बताइए। बताइए, है ना? ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो है 600:1:40, यानी 600 अनुपात 1:40। ठीक है, और इसका ये मतलब है कि अगर आप देखें तो हमारे ब्लड में सबसे कम क्या पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी, दूसरे नंबर पर प्लेटलेट्स, ठीक है, और सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि आप कोई भी ब्लड के बारे में बात करें, तो कोई भी ब्लड यहाँ पर है,
तो उसमें आप क्या लिखोगे कि अगर एक WBC दिखाई दे रही है तो वहां पर आपको 600 RBC दिखाई देंगी और 40 आपको वहां पर प्लेटलेट्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर आपसे अनुपात के ऊपर प्रश्न पूछता है, रेशो के ऊपर प्रश्न पूछता है, तो कैसे पूछेगा कि यह बताओ कि आरबीसी और WBC का अनुपात क्या है, WBC और प्लेटलेट्स का अनुपात क्या है, या RBC और प्लेटलेट्स का अनुपात क्या है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि 600:1:40। ठीक है, चलो नोट करो, चलो बच्चों नोट करो इसे। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो फटाफट से। अनूप कह रहे व्हाट इज प्लेटलेट्स। अरे पढ़ाया जाएगा, अभी संयम रखो, धैर्य रखो थोड़ा सा। RBC WBC प्लेटलेट सब डिटेल में भी तो पढ़ोगे बच्चा। थैंक यू सभी बच्चों को। मैम 20 को तो मंडे है, हाँ, तो तुम लोग विश नहीं कर पाओगे, इसीलिए आज तुम लोगों ने बिल्कुल फटाके फोड़ रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया सभी ने? हेपरिन क्या है? अरे बेटा सब पढ़ाएंगे, अभी रुक तो जाओ। ये कुछ पुराने बच्चे हैं, पता है, इन्होंने सब पढ़ा हुआ है और ये ऐसे ही करते हैं। चलिए ठीक है, ओके, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपने RBC के बारे में। किसके बारे में? RBC के बारे में, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। ठीक है, चलिए अब फटाफट से हेडिंग डालिए, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, अब लाल रक्त कणिकाओं की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उन्हें हम सभी इरिथ्रोसाइट्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। किस नाम से? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से हम इसे यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे इरिथ्रोसाइट्स का क्या मतलब है, क्या होता है इरिथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कणिका पर क्यों कह रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इरिथ्रो और साइट्स। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल। इरिथ्रो का क्या मतलब होता है बेटा यहाँ पर? लाल। ठीक है, और जो साइट्स है उनका मतलब होता है कणिकाएं या फिर सेल्स या फिर कोशिकाएं। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना होगा कि जब हम इरिथ्रोसाइट्स के बारे में बात करते हैं तो इरिथ्रोसाइट्स का मतलब जो लाल रंग की कणिकाएं हैं उनको हम सभी रेड ब्लड कार्पस्कल्स यहाँ पर कह रहे हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो लाल रंग की क्यों होती हैं, लाल रंग की क्यों होती हैं। तो आंसर आपको करना है यहाँ पर कि भाई जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो लाल रंग की क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारी RBC होती है वह लाल रंग की यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि भाई हमारे पास क्या है? RBC है, हमारे पास क्या है यहाँ पर? एक RBC है, लाल रक्त कणिका हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक हमारे पास क्या है? RBC यहाँ पर है। ठीक है, तो RBC के चारों तरफ उसका जो आवरण होता है, उसका जो मेम्ब्रेन होता है, उसमें चारों तरफ कुछ प्रोटीन यहाँ पर चिपके हुए होते हैं, और ये जो प्रोटीन यहाँ पर चिपके हुए होते हैं उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की अगर आप बात करते हो तो हीमोग्लोबिन को हम सभी HB से भी लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन को हम सभी HB से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, हीमोग्लोबिन के कारण RBC लाल रंग की दिखाई देती है। हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है? RBC के चारों तरफ आवरण में चिपका हुआ सा यह दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमो का मतलब होता है लोहा और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसके पास कौन सा एलिमेंट पाया जा रहा है, कौन सा यहाँ पर एलिमेंट मिल रहा है, कौन सा तत्व मिल रहा है? तो आंसर करना, लोहा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लोहा, आयरन इसमें यहाँ पर पाया जाता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आप खजूर खाते हो, चुहारे खाते हो, किशमिश खाते हो, और अगर आप सभी हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हो तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वह बढ़ जाता है।
अभी ठंडियां आ रही हैं, हरे पत्तेदार सब्जी जो साग कही जाती है ना, साग बना के खाओ, जैसे मेथी हो गया, सरसों हो गया, पालक हो गया, भथुआ हो गया, है ना, मूली के पत्ते की सब्जी हो गई। तो इन सब की जो भाजी होती है, जो साग होता है, अगर आप इसको खाएंगे तो आपका हीमोग्लोबिन और ब्लड बढ़ेगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, तो जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तो जब आप दौड़ोगे, ऊंची छलांग लगाओगे, लंबी छलांग लगाओगे, है ना, तो उस टाइम पर आपको आप फिर क्या करोगे? सांस फूल रही है मैम, अरे हमारी तो सांस फूल रही है, हम तो दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, सांस नहीं आ रही है, ऐसा आपको महसूस होगा, है ना। तो आप लोग को क्या करना है? हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है। अभी ठंडी आ रही है, सबसे बेस्ट तरीका है। इससे क्या होता है? आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। वेट मेंटेन रहेगा मतलब ना आप मोटे होगे, ना आप पतले रहोगे। जितना वेट आपके शरीर के अनुसार आपका होना चाहिए, एज के अनुसार, हाइट के अनुसार, उतना आपका वेट बन जाएगा। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल बढ़िया रहेगा, एकदम बढ़िया से फ्रेश हो गए, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं, कोई पेट की समस्या नहीं, है ना, और एकदम तंदुरुस्त रहोगे एकदम। चलो पढ़ाई करो तो एकदम से आ जाओगे, हाँ मैम चलो पढ़ाई करेंगे। फिर दौड़ लगाओ, चलो आज तुम लोग 2 किलोमीटर दौड़ो, फटाफट फटाफट ठंडी में दौड़ जाओगे तुम लोग, है ना। तो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप सभी ध्यान रखना, अभी ठंडियां आई रही हैं, आई गई, अब तो आ क्या रही हैं, आई गई ऑलमोस्ट, ठीक है। हरे पत्तेदार सब्जी खाओ, लेकिन ध्यान से सुनो, हरे पत्तेदार सब्जी को अच्छे तरह से धो करके खाना है, ठीक है, बहुत अच्छे से धो करके खाना है। क्योंकि बेटा क्या होता है कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उनके अंडे उसके ऊपर जमा रहते हैं। बारिश के टाइम पे हरे पत्तेदार सब्जी मत खाओ, बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश का मौसम चलता है ना, तो उस टाइम पे मत खाओ, लेकिन बाकी टाइम पे खाओ। अगर नहीं खा सकते, मैम हमें पसंद नहीं है भाजी साग ये सब हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करें? तो इसके लिए आप क्या करो, उन पत्तों को उबाल लो, उबालने के बाद उसमें आप क्या करो, हींग, टमाटर, इन सब का तड़का लगा करके सूप जैसा बना के पी लो, ठीक है। तो आपने मुनगा सुना है? मुनगा या फिर सहजन के नाम से, या फिर जिसको हम सभी ड्रम स्टिक कहते हैं, सांभर में इतना बड़ा बड़ा एक डंडा सा पड़ता है, ठीक है, अब शायद समझ आ गया होगा। तो उसकी अगर आप बात करो, तो वो अगर आप सभी खाते हो ना बच्चों, तो वो भी आपको बहुत फायदा पहुंचाता है। उसकी जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उसकी भी भाजी की तरह सब्जी बनती है, उसको भी अगर आप खाओ तो उससे बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीजें होती है ना, ये आयरन बढ़ाती हैं। और आपको मैं बता दूं कि आप आयरन इसमें बहुत ज्यादा होता है, और हीमोग्लोबिन में भी किसकी आवश्यकता है? आयरन की। तो इस वजह से आप क्या देखेंगे कि आयरन से ही आपका हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ता है, और आप बिल्कुल कैसे हो जाते हो? एकदम तंदुरुस्त हो जाते हो, ठीक है। चलो, ओके। मैम आप नीट पढ़ाते हो? बेटा नीट में जूलॉजी पढ़ाया है, बट क्या है कि अभी हमारे खान ग्लोबल स्टडीज में नीट का तैयारी अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर होगा तो शायद पढ़ा देंगे, ठीक है। और यूपीएससी के लिए साइंस, बेटा यूपीएससी के लिए साइंस का क्या होता है बेटा, कि यूपीएससी में ना साइंस डायरेक्ट नहीं पूछती है ना, कि चलो बताओ हीमोग्लोबिन किससे नापेंगे, ऐसे प्रश्न नहीं पूछता। उसमें क्या है, आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही आपको यह भी जानना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स के अनुसार, जैसे कि अभी नोबेल पुरस्कार मिला, तो जो वैक्सीनेशन बनी थी कोरोना के ऊपर, उसमें कौन सा आरएनए का प्रयोग किया गया था, मैसेंजर आरएनए कौन सा था, है ना। तो इस तरह से जो प्रश्न होते हैं वो जोड़ करके पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। चलो, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट, सबसे पहले पहले नंबर पर, मैम तड़का लगाने से प्रोटीन और आयरन पर इफेक्ट करता है क्या? थोड़ा सा तो करेगा आशीष, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है, परेशान मत हो। चलो, तो लाल रक्त कणिकाओं की अगर हम बात करें, इसे हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये लाल रंग की होती हैं, क्यों होती हैं? हीमोग्लोबिन की वजह से होती हैं। और साथ में आपको ध्यान में रखना है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पर आपको मिलेगा, कि जो भी हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी के चारों तरफ यह चिपकी हुई होती है, उसके आवरण में हीमोग्लोबिन को हम सभी HB से भी दर्शाते हैं। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो आरबीसी होता है वह लाल रंग का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं, तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, जिसमें कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व हमें देखने के लिए मिलता है? लोहा हमें देखने के लिए मिलता है। और इसी वजह से हम इसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी हम सभी किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन को कहते हैं। अब देखो यहाँ पे दो शब्द है, ठीक है। पहला है यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पिगमेंट मतलब क्या होता है? जो रंग देता है,
पिगमेंट मतलब क्या होता है, जो रंग देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देख रहा है कि जो रंग दे रहा है, तो रंग कौन दे रहा है, हीमोग्लोबिन, लाल रंग दे रहा है। और दूसरे नंबर पर क्या है, रिस्पायरेटरी। तो आप सभी को पता होगा कि जो भी हमारा हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब ऑक्सीजन जो है वह रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सीजन का परिवहन वह करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन बहुत बेवफा भी है ना, बहुत चालाक है। देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे तो यह ऑक्सीजन के साथ बहुत खुश है, लेकिन जैसे ही इसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है, वैसे ही जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है और किसके पास चला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, और लगभग 200 गुना तेजी से उसके साथ बंध बनाता है, जिसकी वजह से सफोकेशन, घुटन की समस्या होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडी के टाइम पे लोग अंगीठी जला लेते हैं, सिगड़ी जला लेते हैं, हीटर जला लेते हैं और पूरा खिड़की दरवाजा एकदम बंद कर देंगे, और पता लग रहा है कि सुबह तक सफोकेशन की वजह से क्या हो गया, घुटन हो गई, बेहोश मिल रहे हैं, पूरा परिवार बेहोश है, ठीक है। या फिर कई बार ऐसे भी दुखद समाचार आते हैं जिसमें यह आता है कि पूरा परिवार के साथ मतलब सभी की मृत्यु हो गई, है ना, ऐसा भी होता है। तो क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए कौन यहाँ पर काम करता है, आपका हीमोग्लोबिन। लेकिन साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब इसको कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाता है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यह लगभग 200 गुना तेजी के साथ अपना बंध बनाता है और हीमोग्लोबिन को छोड़ देता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और जिसकी वजह से आपको सफोकेशन जैसी समस्या यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में 12 से 16 ग्राम पर डीएल होना चाहिए, ठीक है। और स्त्रियों की अगर हम बात करें तो 12 से 14, और पुरुषों की अगर हम बात करें तो 14 से 16 ग्राम होना ही चाहिए, ठीक है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपसे पूछा जाए कि यह बताओ कि हीमोग्लोबिन हम किससे मापें, या फिर आपके शरीर में कितना हीमोग्लोबिन है, या आपके शरीर में कितनी आरबीसी है, कितनी लाल रक्त कणिकाएं हैं, कैसे हम नापे। तो यहाँ पर एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, और यह यंत्र क्या होता है, हीमोसाइटोमीटर। तो हीमोसाइटोमीटर एक यंत्र है जिससे हम सभी हीमोग्लोबिन और आरबीसी का मापन यहाँ पर करते हैं। डीएल क्या होता है, डेसीलीटर, आपने सुना होगा, है ना, जैसे आपने सुना होगा ना लीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, है ना। तो डीएल, डेसीलीटर को हम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। मैं उंगलियां चटकाने से नुकसान होता है क्या, हाँ बेटा, हड्डियां जो होती है वो कमजोर होती हैं। अगर मसाज किया जा रहा है, मालिश की जा रही है और उसमें चटकाया जा रहा है तो वो अलग चीज होती है। पर कुछ लोग होते हैं जबरदस्ती चट 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 करते रहते हैं उंगलियों को, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। अब हम लोग यूट्यूब पे तो मिलेंगे कितने बजे, 11 बजे सोमवार को मिलेंगे। लेकिन अगर जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन में क्लास चलती है, वो लोग पढ़ाई करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे नहीं हैं वो आ सकते हैं। बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट थर्सडे यहाँ पर फिर से मिलूंगी और इसके आगे का पढ़ाऊंगी, ठीक है बेटा। चलो, तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। और पीडीएफ आप लोगों की मिल जाएगी। अगर नहीं मिली है तो देखती हूँ, मैं चेक करवाती हूँ कि भाई क्यों नहीं मिली, और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पहले से ही यहाँ पर हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है। बाकी मिलते हैं 20 तारीख को यूट्यूब पे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को एप्लीकेशन में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।